अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे और मैथमेटिकल फॉर्म भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन। हम कहते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसी चीज का कांस्टेंट रहना, कंजर्व रहना, किसका? मोमेंटम का। P इज इक्वल टू mv के लॉ मोमेंटम का लॉ ये कहता है कि जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है द मोमेंटम ऑफ the momentum of isolated system of of two or more than two interacting body remain same। वो ये कहता है कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर जब बॉडीज टकराती हैं, चाहे वो बॉडीज टू हो या टू से ज्यादा हो, तो उनका जो मोमेंटम होता है टकराने से पहले वही होता है टकराने के बाद। पहले बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड को अगर हम उर्दू में देखें तो आइसोलेटेड का मतलब होता है अलहदा, अलग। यानी कि ऐसा सिस्टम जो सबसे अलग हो, सबसे जुदा हो, मतलब जिनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। तो आइसोलेटेड का मतलब होगा, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होगा ऐसा सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। ठीक है, जिस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, उस सिस्टम को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होगा, देखिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम हमारे ऊपर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हवा की तरफ से हमारे पास फोर्स लग रही है, दूसरी ग्रेविटी की फोर्स हम पर अप्लाई हो रही है। सो वी आर नॉट इन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, हम आइसोलेटेड सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम होगा जिस पर ना ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करे, ना एटमॉस्फेयर की तरफ से हो, ना एयर की कोई फोर्स लगे, कोई किस्म की फोर्स ना लगे, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो मुझे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देना है। तो क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम हम अर्थ पर रहकर बना सकते हैं? नहीं, इम्पॉसिबल है। हम अर्थ पर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना सकते। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमें या तो स्पेस में जाना पड़ेगा जहाँ पर ग्रेविटी भी ना हो और जहाँ पर कोई और किस्म की फोर्स भी एक्ट ना करे। तो इसका मतलब है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, याद रखना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि अगर सपोज करते हैं कि आप स्नूकर खेल रहे हैं, ये हमारे पास है की बॉल और ये हमारे पास है, सपोज करते हैं कि ब्लैक बॉल है, ब्लैक जो लास्ट वाली थी, कोई इसको बोलते हैं। जब हम हिट करेंगे कोई की बॉल को, हम स्टिक से हिट करेंगे। ये जो स्नूकर खेलते हैं ना, उनके लिए एग्जांपल बहुत बेस्ट है। तो ये मूव करती हुई जाएगी, ब्लैक बॉल को टकराएगी और ब्लैक बॉल जो होगी वो आगे फर्दर मूव करना शुरू कर देगी, और जो की बॉल होगी वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगी और जो ब्लैक बॉल होगी वो आगे मूव करना शुरू कर देगी। ऐसे ही इनिशियल स्टेज में क्या था, ब्लैक बॉल जो थी ये रेस्ट पर थी, मतलब अगर रेस्ट पर थी तो इसका मोमेंटम क्या था? जीरो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नहीं थी। तो मोमेंटम क्या था? P इज इक्वल टू mv। जब ये रेस्ट पर थी तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो जब जीरो पुट किया तो सारे को जीरो कर देगा। लेकिन जो की बॉल है, इसको मैंने हिट किया, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। जब की बॉल ब्लैक बॉल से टकराएगी तो की बॉल खुद स्टॉप हो जाएगी, तो इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, और जो ब्लैक बॉल होगी ये मूव करेगी, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम हो जाएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि जितना मोमेंटम पहले की बॉल का था उतना ही मोमेंटम अब ब्लैक बॉल का होगा। बस नहीं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, कि टकराने से पहले जितना मोमेंटम था टकराने के बाद भी उतना मोमेंटम होगा।
लेकिन ये होता है सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में, ये भी याद रखना है। चले अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करते हैं। हम ये एग्जांपल थी तो इसकी जगह पे हम प्रैक्टिकली रखते हैं। देखिए हमारे पास हैं जी 2 बॉडीज हैं। एक हमारे पास है जी दिस वन, एक हमारे पास है, ये हमारे पास है mass 1, ये हमारे पास है mass 2। इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। क्वेश्चन ये कि वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं तो u से हम क्यों लिख रहे हैं, इसका आंसर मैं थोड़ी देर बाद देता हूँ। ये भी इसी वेलोसिटी में इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और ये भी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। अब जो वेलोसिटी है ना u1 वो ग्रेटर है u2 से, यानी कि mass 1 की जो वेलोसिटी है वो mass 2 से ज्यादा है। तो अगर पीछे वाला जो है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और जो आगे गाड़ी जा रही है उसकी वेलोसिटी कम है, तो क्या होगा, पीछे वाला जो होगा वो आगे वाले को टक्कर मारेगा, ऐसी है। तो यहां पर इन दोनों की टक्कर हो जाती है, ठीक है। ये वही m1 है, ये वही m2 है, ठीक है। टक्कर होने के बाद क्या होगा, जो आगे वाली गाड़ी की उसको पीछे धक्का लगेगा, उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, और जो पीछे वाली गाड़ी आ रही है वो रुक जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। मतलब अब कोलिजन के बाद हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो कुछ यूं होगी, m2 ये भी इसी डायरेक्शन मूव करेगी, ये भी इसी डायरेक्शन मूव करेगी। अब के बाद जो इसकी वेलोसिटी है उसको हम इसकी वेलोसिटी को कह देते हैं v1 और इसकी वेलोसिटी को कह देते हैं v2। सिर्फ ये वजह थी कि इसको हमने u1 का, इसको हमने u कहा, इसको हमने v कहा, क्यों, क्योंकि टकराने से पहले वेलोसिटी को और टकराने से बाद की वेलोसिटी को मिक्सअप करने से बचाने के लिए। और इसको भी हम v कह देते ना, इसको भी हमने v कह देते, ये दोनों मिक्स हो जाती है। आप इसको v कह दें, इसको u कह दें, आप इसको z कह दें, x कह दें, y कह दें, कुछ भी कह दें, हमारा मकसद है कि दोनों को मिक्स होने से बचाना। बुक के अंदर इसको u कहा है इसलिए मैंने इसको u कहा है, ओके। पहली सिचुएशन टकराने से पहले है, दूसरी टकराव है, और जो तीसरी है वो टकराने के बाद है। बात करते हैं बिफोर कोलिजन की। बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन कहता है टकराने से पहले क्या है। टकराने से पहले देखिए m1 भी मूव कर रहा है, m2 भी मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि जो m1 है उसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम है और जो m2 है उसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम है। टकराने से पहले की बात हो रही है। टकराने से पहले मोमेंटम ऑफ mass 1, mass 1 का हमने मोमेंटम निकालना है। कैसे निकालेंगे जी, इसका मोमेंटम क्या होगा, P इज इक्वल टू m1 u1, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास m इज इक्वल टू v होता है ना, p इज इक्वल टू mv, तो m इज द mass इसका होगा और u इसकी वेलोसिटी होगी, तो m1 v1, m1 v1, ठीक है। और अब हम निकालते हैं मोमेंटम ऑफ m2। m2 की वेलोसिटी हमने निकाल दी है, m2 का हमने मोमेंटम निकालना, तो m2 का मोमेंटम क्या होगा, p इज इक्वल टू m2 u2, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, अब इसका टोटल मोमेंटम हम बताते हैं। टोटल मोमेंटम इसका कितना होगा जी, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, P इसको कहते हैं P1, इसको कहते हैं P2, P1 प्लस P2 ये होगा। तो टोटल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल मोमेंटम। बात समझा कि टकराने से पहले टोटल मोमेंटम दोनों मैसेज का हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, टकराने के बाद m1 का मोमेंटम कितना होगा, हम कहेंगे मोमेंटम ऑफ m1, तो ये हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू m1, आपकी बार होगा v1, क्यों, क्योंकि आपकी बार इसकी वेलोसिटी को हमने v का नाम दिया है। अब इसी तरह बात करते हैं जी मोमेंटम ऑफ m2, तो m2 के लिए हमारे पास क्या होगा, P इज इक्वल टू m2 v2। अब इसका टोटल मोमेंटम कितना होगा हमारे पास, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि P1 प्लस P2 और ये आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक हो गया, क्लियर यहां तक। चलें जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम रिमेन सेम, कि टकराने से पहले जितना मोमेंटम है उतना ही टकराने के बाद होगा, ये कहता है।
तो टकराने से पहले हमारा है ये वाला मोमेंटम, टकराने के बाद हमारा ये मोमेंटम। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में क्या कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यही कहता ना मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टकराने से पहले जितना मोमेंटम होगा वही टकराने के बाद होगा। अब बताइए टकराने से पहले टोटल मोमेंटम हमने कितना निकाला था, ये निकाला था। तो अब ये पुट कर देंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल, वो कहता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन हमने मोमेंटम निकाला है दिस वन, तो इसको पुट कर दीजिए m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारे पास आ गया जी मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जो मैं कहता है कि टकराने से पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम होगा टकराने के बाद, बट आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तब ये वैलिड होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास है, ये हमारे पास जो टकराने से पहले है वो टकराने के बाद है। अब हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक बुलेट और एक गन की है। तो ये हमारे पास था टू बॉल्स से जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, उनका मोमेंटम, और फिर वो टकराए, टकराने के बाद अगेन वो मूव करते रहे, फिर उनका मोमेंटम। इक्वेशन 5 हमारे पास ये आ गई। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल हमारे पास है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास है गन एंड बुलेट। वो कहता है गन है और बुलेट है, हम उसकी एग्जांपल लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। हमारे पास है एक गन है, कभी अगर आपने गन से फायर किया तो आपको बड़े अच्छे से आइडिया होगा। हमारे पास गन है, गन को अभी हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, अभी तक हमने फायर नहीं किया। गन की वेलोसिटी क्या है जी बताएं? गन को हाथ में पकड़ा हुआ है, फायर नहीं किया, गन की वेलोसिटी क्या है? गन की वेलोसिटी है 0। बुलेट की वेलोसिटी क्या है? फायर नहीं अभी तक हमने किया, तो बुलेट जो है वो गन के अंदर है, इसका मतलब बुलेट अभी मूव नहीं कर रहे, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो हम कहेंगे बिफोर फायरिंग, बिफोर फायर, फायर करने से पहले की कंडीशन हम बता रहे हैं। फायर करने से पहले की अगर हम कंडीशन बताएं तो देखिए, फायर करने से पहले की हम बात करते हैं तो बुलेट और गन दोनों रेस्ट पर है, तो दोनों की वेलोसिटी 0 होगी। तो गन की अगर हम बात करें, मैस ऑफ गन, मैस ऑफ गन उसको हम कहते हैं कैपिटल एम, और मैस ऑफ बुलेट इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम के साथ, क्योंकि बुलेट का मैस कम होता है और गन का मैस ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको स्मॉल एम, स्मॉल कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक होगा, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं बिफोर फायर, फायर करने से पहले मोमेंटम ऑफ गन, ये बात हो रही है बिफोर फायर, तो मोमेंटम गन का कितना होगा? P इज इक्वल टू, बिफोर फायर है, फायर करने से पहले क्या गन मूव करेगी? नहीं, तो मोमेंटम क्या होगा? 0। अब हम बात करते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट, लेकिन ये बात हो रही है बिफोर फायर, फायर करने से पहले, तो बुलेट फायर करने से पहले कहां होती है? गन के अंदर, और वो रेस्ट पर होती है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? 0। अब हम फायर करते हैं, तो फायर करने के बाद आफ्टर फायर, आफ्टर फायरिंग, फायर करने के बाद जब हम गन से फायर करते हैं ना, एक तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, और सेकंड, अगर आप लोगों ने कभी गन से फायर किया तो आपको बड़ा अच्छे से अंदाजा होगा, गन से जो बुलेट जब फायर होती है तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, और जो गन होती है वो बैकवर्ड झटका देती है, बैकवर्ड मूव करती है। इसका मतलब जब फायर होता है तो गन और बुलेट दोनों मूव करती है, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और जो गन है वो बैकवर्ड को मूव करती है, चाहे वो फॉर वेरी शॉर्ट टाइम मूव करती है, लेकिन मूव तो करती है ना, वेलोसिटी तो होती है ना, कुछ तो होगी ना वेलोसिटी। तो हमारे पास जो होगी आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ गन, गन का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv, लेकिन यहां पर बात हो रही है गन की पहले, तो गन का मैस कैपिटल है, तो ये हो जाएगा कैपिटल M और कैपिटल V।
तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल M और कैपिटल V यानी कि गन के लिए हम यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात करते हैं हम मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब हम बुलेट की बात करते हैं, गोली की बात करते हैं। तो अगेन वही, बुलेट की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी तो इसका मोमेंटम आ जाएगा M और V, स्मॉल m और स्मॉल v। ठीक है, चलो जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि फायर करने से पहले जितना मोमेंटम है उतना ही फायर करने के बाद होगा मोमेंटम। तो ये मैं कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो कहता है कि मोमेंटम बिफोर फायर, मोमेंटम फायर करने से पहले इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायर, फायर करने के बाद का मोमेंटम। यहां पर देखिए फायर करने से पहले हमारे पास टोटल मोमेंटम कितना होगा? ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, जीरो हो जाएगा। अगर हम बात करें आफ्टर फायर, फायर करने के बाद टोटल मोमेंटम अगर हम देखें तो टोटल मोमेंटम कितना होगा? दोनों का हम सम कर देंगे, दो टोटल मोमेंटम वो हो जाएगा कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v। ठीक हो गया, टोटल मोमेंटम हमारे पास ही आ गया। तो मोमेंटम बिफोर फायर हमने कितना निकाला जी? जीरो। और मोमेंटम आफ्टर फायर कितना निकाला जी? कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v। ठीक हो गया, इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा mv प्लस mv इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आ जाएगा बुलेट और गन वाले केस में टोटल मोमेंटम कितना होता है बिफोर फायर एंड आफ्टर फायर। इसमें से अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज हमने कैपिटल M मालूम, कैपिटल V अगर हमने मालूम करना है सपोज, तो हम इसको कैसे करेंगे जी? कैपिटल M कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस mv, उस तरफ जाकर ये वाला माइनस हो जाएगा और M मल्टीप्लाई उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M इंटू V। तो ये हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस फार्मूला को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास है गन और बुलेट वाले केस में। अच्छा, एक और हमारे पास इसकी एग्जांपल है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि जब रॉकेट फायर होता है तो उसकी टेल में से गैसेस निकलती हैं। ठीक है, अब रॉकेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, गैसेस जो निकल रही है उसकी टेल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है। तो जितना मोमेंटम बर्निंग फ्यूल्स का, बर्निंग गैसेस का, जितने मोमेंटम के साथ बर्निंग गैसेस इजेक्ट होंगी उतना मोमेंटम उस रॉकेट का फॉरवर्ड डायरेक्शन होता जाएगा। ठीक है, इसके एक और एग्जांपल लेते हैं। ये इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, यानी कि हर गाड़ी का जो साइलेंसर होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है? क्योंकि मोमेंटम बैकवर्ड जब होगा, बैकवर्ड जितनी तेजी के साथ गैसें निकलेंगी गाड़ी उतनी तेजी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी। ठीक है, तो बैकवर्ड मोमेंटम इज इक्वल टू फॉरवर्ड मोमेंटम। ठीक हो गया, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इसमें हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं। एक हमने बॉल सिस्टम वाली की है और दूसरी हमने गन और बुलेट वाली की है। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। थैंक यू।